तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी की इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी का शॉर्ट क्वेश्चन करवा दीजिए, क्योंकि अभी तक शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 30 शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस 30 क्वेश्चन को पढ़ करके जाते हैं, समझ करके जाते हैं, याद करके जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है उसको आप बड़ी अच्छे ढंग से लिख सकेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो मैं आपको बताते चलूं कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी में जो लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 10 पूछा जाता है ना। आपके पास ऑप्शन रहेगा 10, लेकिन आंसर जो इसमें देना होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। टोटल ये शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। तो आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, फिर आगे समरी को, लाइन एक्सप्लेनेशन को, भावार्थ जिसको कहते हैं, इन सारे चीज को हम लोग जो सो देखते रहेंगे। तो 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 10 ऑप्शन रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 30 शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, यहां से आप इस क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं, ताकि जब भी आपको टाइम मिले आप इसका रिवीजन करते रहें, इसको याद करते रहें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गद्य कविता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गद्य कविता क्या है, क्योंकि कविता का एक नया प्रकार, एक नया टाइप्स है। तो ये क्वेश्चन जिससे पूछ दिया जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बात याद रखिए, गद्य कविता क्या है। देखिए, कविता का एक अलग ही रूप लिखा होता है जिसमें राइम स्कीम वगैरह हो, लेकिन गद्य कविता जो है ना, ये छोटी कविता होती है, लेकिन ये गद्य प्रकार की होती है। जिस तरह से कहानी होता है ना, ड्रामा होता है ना, ठीक उसी प्रकार जो सो ये गद्य कविता होता है। लेकिन ये लंबा चौड़ा नहीं रहता है, जिस तरह से एक एस्से हो या कहानी हो, ये छोटी छोटी रहती है लेकिन गद्य प्रकार में रहती है। और आजकल के दौर में जो वर्तमान समय में जो है ना, ये कविता जो है सो लिखी जाती है और आधुनिक समय में ये बहुत ही ज्यादा जो है सो फेमस हो रही है। अब इस कविता में देखेंगे तो युक्तियां भी हो सकती है या फिर तर्क भी जो है सो इसमें हो सकता है। यही नहीं, ये कविता जो है पेचीदगी भरी भी हो सकती है या फिर ये चौरस भी हो सकती है। तो ये कविता जो है सो गद्य कविता एक प्रकार है, गद्य टाइप में जो सो लिखी जाती है, छोटी छोटी कविता है जो आधुनिक काल में जो है बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो रही है और लोग बहुत ज्यादा लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये कविता लिखना बहुत ही आसान होता है। इसमें कोई राइम स्कीम वगैरह नहीं होता है, एक कहानी टाइप पे लिख दो तो बड़ी आसान ये चीज होता है लिखना जो है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं पहले से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम होगा कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होती। तो अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी सी प्रतीत होती। यानी कि ये जो दुनिया है, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो पूरी दुनिया जो है सो एक गूंगी सी जो है सो दिखाई पड़ती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वह शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और नहीं तो अनुभव कर पाते। तो अगर वाक शक्ति नहीं होती तो किसी की भी पीड़ा को, कष्ट को, सुख दुख को अनुभव हम लोग नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते। आज जितनी भी चीजें हम लोग महसूस करते हैं या जितनी भी चीजें बातचीत करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, ये सब वाक शक्ति से ही करते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो ये भी आप लोग को क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, क्योंकि ये पहले चैप्टर से ये दोनों क्वेश्चन बातचीत से है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना, बातचीत करने का एक तरीका, एक शैली है जो यूरोप के लोगों में जो है सो बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस है, प्रचलित है। तो ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है जो यूरोप के लोगों में बहुत ज्यादा जो है सो क्या है, फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट में क्यों नहीं शामिल हुए। तो देखिए, जब जयप्रकाश नारायण अमेरिका में रहते हैं तो उनका इरादा ये रहता है कि जो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट को भी पार्टिसिपेट करनी चाहिए देश की आज़ादी के लिए, चाहे वो कम्युनिस्ट हो चाहे वो कैपिटलिज्म हो, सभी को पार्टिसिपेट करनी चाहिए। लेकिन जब ये इंडिया वापस लौटते हैं तो उस समय कम्युनिस्ट बहुत ही कम दिखाई पड़ रहे थे और उस समय जो है, जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे वो कांग्रेस, तो इसीलिए जो है कांग्रेस के साथ ही देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो है ना सो शामिल हो गए, इसीलिए कम्युनिस्ट को जो है सो ज्वाइन भारत में नहीं कर पाए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार की जड़
क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इनके गुणगान हेतु क्या है? तो देखिए, जो ये चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण जो है भ्रष्टाचार की जड़ को बताते कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो सबसे पहले तो ये कहते कि सरकार की जो गलत नीति है, गलत नीति ही इसको उत्तरदायी है। सरकार की गलत नीति की वजह से भ्रष्टाचार जो है सो फैला हुआ है, और सरकार की गलत नीति के कारण ही जो है ना सो भुखमरी हो, भ्रष्टाचार हो, ये सब जो है सो फैला हुआ। बिना कोई रिश्वत के जो है सो कोई भी काम जो है सो नहीं हो पाता। और साथ में कहते हैं कि चुनावी खर्च की वजह से भी जो है ना भ्रष्टाचार जो है सो बढ़ रहा है। तो ये सारे कारण जो है सो कुछ बताते हैं। आप लोग पूरे आंसर को पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतना बड़ा आंसर जो है सो आप लोग को नहीं लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश की पत्नी का नाम क्या था और वह किसकी पुत्री थी? तो बात याद रखिएगा, जयप्रकाश की पत्नी का नाम जो है सो प्रभावती देवी था, और ये एक ब्रज किशोर की पुत्री थी। जो गांधीवादी थे, तो ब्रज किशोर की ये पुत्री थी। पुरुषों में नारी का गुण क्यों होना चाहिए? तो इससे देखिए, ये जो अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर से एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं रहेगा तो पुरुषों में नारी का गुण क्यों होनी चाहिए, तो इसी से संबंधित जिसको क्वेश्चन जो है सो पूछ दिया जाएगा। और इससे कई सारे क्वेश्चन जो है सो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पुरुषों में नारी का गुण क्यों होनी चाहिए, तो अर्धनारीश्वर की कल्पना में यह बात स्पष्ट की गई है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। उनमें उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात पुरुषों में नारी के गुण आ जाते हैं। तो इसमें उनकी मर्यादाहीनता नहीं होती, उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। तो यानी कि यहाँ पे पुरुषों में नारी का गुण क्यों होनी चाहिए, तो शॉर्ट में इसको समझ लीजिए। जो अर्धनारीश्वर लिखने वाले हैं दिनकर जी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं हर एक पुरुष के अंदर जो है सो महिलाओं वाला गुण होनी चाहिए, और हर महिलाओं के अंदर पुरुष वाला गुण होनी चाहिए। अगर पुरुष के अंदर महिलाओं वाला गुण आ जाता हो, महिलाओं वाला गुण कौन सा? जैसे ममता हो, दया हो, माया हो, सहिष्णुता हो, सेवा हो। तो अगर ये सब गुण आ जाता है तो उसका जो अस्तित्व है धूमिल नहीं हो जाएगा, बल्कि वो और निखर जाएगा। और जब भी महिलाओं वाला गुण जो है सो किसी पुरुष के अंदर आ जाता है, तो लोग उसको देवता मान बैठते, लोग उसको देवता कहते कि भाई ये कितना हमारे लिए कितना बड़ा ये देवता है, इसके अंदर हर तरह की गुण जो है सो देखने को मिलती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी के गुण लेते हैं तब क्या बन जाता है? तो वही चीज अभी मैं बताया हूँ कि जब पुरुष जो है सो नारी का गुण अपने अंदर अपना लेता है, तो वो जो है सो देवता बन जाता है। लेकिन वही नारी जो है जब पुरुष का गुण ले लेती है, तो उसको जो है सो लोग राक्षसी कहना शुरू कर देते हैं। गैंगरिंग क्या है? तो देखिए, गैंगरिंग जो है सो क्या है, तो कोई भी चोट या घाव वो ऐसा रूप ले ले कि जिसका इलाज ना हो, है कि नहीं है? जैसे कि बहुत बार देखिएगा, जख्म होता है, ये चोट होता है, वो लगातार बढ़ता जाता है, जख्म बढ़ता जाता है। अब उसका कोई इलाज नहीं है, बस एक ही इलाज है कि उसको जो है सो काट दिया जाए। जहां पे भी हो, पाँव में हो तो पाँव काट दिया जाए, हाथ में हो तो हाथ काट दिया जाए। तो उसको काट करके जो है सो अलग कर दिया जाता है, ताकि वो और जो है सो नहीं बढ़ सके। उसी को हम लोग जो है सो गैंगरिंग कहते हैं, यानी कि हाथ पांव को जो है ना सो काट देना। इलाज उसका नहीं है, बस एक ही रास्ता, उसको काट दिया जाता है। विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेनी चाहिए? तो विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेनी चाहिए, ये जो है सो एक लेख और एक पत्र से है। तो भगत सिंह ये कहते हैं कि हर हाल में विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में भाग लेनी चाहिए, राजनीति में भाग लेनी चाहिए, क्योंकि छात्र युवा होते हैं और वो देश दुनिया की हर समस्या से परिचित होते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ मालूम है। और भारत का भविष्य जो उसी के हाथ में है। तो अगर भारत ये छात्र पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं, तो कौन सी समस्या आती है, वो जो है उसका कोई विकल्प दे सकता है, और शायद देश का विकास भी जो है सो अच्छे से हो सकेगा। आगे कहते हैं, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की थी, और वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं? तो यानी कि भगत सिंह जो है अपनी फांसी के लिए कौन सा समय चुनते हैं? तो देखिए, भगत सिंह जो अपने फांसी का समय जो चुनते हैं, वो इच्छा जाहिर जो करते हैं, वो इच्छा जाहिर करते हैं कि जब आंदोलन जो है ना अपने चरम सीमा पर हो, जब आंदोलन खूब हो, तो जाकर के मुझे जो है सो फांसी जो है सो दी जाए। यानी कि आंदोलन अपने चरम सीमा पे हो। ऐसा इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह चाहते थे कि लोगों के अंदर जो क्रांतिकारी, उनके अंदर भी संदेश जाए कि जब तक देश आजाद ना हो, तब तक हमें जो है सो रुकना नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो जब गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण में आते हैं तो शिक्षा व्यवस्था के लिए वो क्या सारा काम करते हैं, और गांधी जी ये सोचते हैं कि देश की उन्नति या फिर किसी समाज की उन्नति सिर्फ आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से ही नहीं हो सकता है, बल्कि हमको शिक्षा को भी सुधारना होगा। और इसके लिए गांधी जी जो सो 3 स्कूल को, 3 विद्यालय को स्थापित करते हैं यहाँ चंपारण में, और जिसका नाम है बरहरवा, मधुवन और भितिहरवा। तो ये 3 जगह पे जिस स्कूल जो है सो स्थापित करते हैं गांधी जी, ताकि एजुकेशन में सुधार हो सके। बिस्नी और मुन्नी को किसका प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह क्यों देखते हैं? तो बिस्नी और मुन्नी को जो है अपने घर के इकलौते बेटे मानक की प्रतीक्षा है, और वो डाकिया की राह इसलिए देखते हैं ताकि जो है सो उसके भाई या उसके बेटे की चिट्ठी जो है आ सके, यानी कि मानव की चिट्ठी का जो है सो इंतजार रहता है, इसलिए वो डाकिया की राह जो है सो ताकते हैं। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? तो एकांकी में एक ही अंक होते हैं और उस एक अंक में एक से अधिक जो है सो दृश्य होते हैं, लेकिन नाटक में क्या होता है? नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं और प्रत्येक अंक में कई दृश्य होते हैं। इसी यही है एकांकी और नाटक जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? तो देखिए, मानक और सिपाही जो है सो एक दूसरे को इसलिए मारना चाह रहे हैं कि मानक बर्मा में अंग्रेजी की ओर से युद्ध लड़ रहा था, और दूसरा पक्ष जो है सो जापानी था। तो दोनों एक दूसरे का जो है सो दुश्मन था, और एक जो है सो इंग्लैंड की तरफ से था, एक जापान की तरफ से था, और दोनों जो है सो दुश्मन था, इसीलिए जो है सो एक दूसरे को वो मारना चाहता था। कला कला के लिए सिद्धांत जो है सो क्या है? कला कला के लिए सिद्धांत का अर्थ है कि कला में लोगों को कलात्मक का भाव उत्पन्न करने के लिए है। इसके द्वारा रस एवं माधुर्य की अनुभूति होती है। इसके लिए पर गीत मुक्तकों को की रचना का प्रचलन बढ़ा है। चलिए, डायरी क्या है? डायरी आप सब जानते होंगे कि डायरी जो है सो क्या है। तो डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित महत्वपूर्ण दैनिक अनुभवों का ब्यौरा होता है। और डेली जो लिखते हैं ना, दैनिक जो है डेली लिखते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, कोई साहित्यकार हो या कोई व्यक्ति हो, कोई आम इंसान हो। और डायरी में बड़ी सच्चाई से जो है सो लोग अपनी बातों को जो है सो रखते हैं, अपनी बातों को जो है सो लिखते हैं। डायरी से जहाँ हमें लेखक के समय की उथल पुथल का पता भी चलता है, और इसके साथ साथ उसके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, उस कठिनाइयों का भी हम लोग को डायरी से पता चलता है। ये आप लोग के क्लास में भी, आप लोग के चैप्टर में भी, आप लोग के सिलेबस में भी जो है सो एक ये है, डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलियस ने लिखा है। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? वह डायरी को किस रूप में जो है सो देखते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सुरक्षा कहाँ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, त्रिज क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो त्रिज जो है ना सो एक छिपकली है, एक छिपकली है और बहुत ज्यादा विषैला है। और ये जो है ना सो क्या कह रही है, कहानी में किसका प्रतीक है? तो आतंक का जो है सो प्रतीक हुआ है, क्योंकि कहानी जब पढ़ेंगे तो एक आतंक का ये रूप लिया है। छिपकली जो है सो किस तरह से सबको काटा है, और उसके लेखक के पिताजी को ये छिपकली जो है सो काटा है। तो ये छिपकली त्रिज जो है सो एक छिपकली है जिसमें बहुत ज्यादा विष होता है, बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है, और इस कहानी में जो है ना आतंक का ये प्रतीक है। शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं? तो शिक्षा का अर्थ आप सब जानते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है। तो सत्य से परिचित कराती है शिक्षा, जो यानी कि सत्य के रास्ता पे चलना, सत्य मार्ग को खोजना, यही जैसा हमारा क्या है, शिक्षा है। चलिए, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि कवि जो है वो एक ही आंख है ना, उसके पास एक ही आंख है, और वो स्वच्छ व निर्मल है कि नहीं। और जो भी मनुष्य को वो देखा है, वो एक समान ही देखा है, किसी में भेदभाव नहीं देखा है। जो जैसा है उसको वैसा ही जो है सो देखा है, इसलिए कवि जो है अपने एक आंख की तुलना जो है सो वो दर्पण से करता है। शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? तो शिवाजी की तुलना जो है सो भूषण जो है वो कई सारी चीज से करते हैं। सबसे पहले तो इंद्र से करते हैं, फिर समुद्र की आग से करते हैं, उसके बाद रघुकुल राजा राम तथा पवन और शिव से भी करते हैं। साथ में परशुराम से भी उसकी तुलना जो है सो करते हैं। जंगल की आग, चीता, मृगराज, तेज प्रकाश और कृष्ण से भी उसकी तुलना जो है सो करते हैं।
चलिए, छात्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। तो महाराजा छात्रसाल की तलवार जो है वो सूरज की किरणों के समान जो है वो चमक रही है, और जिसको देख करके जो है सो यहाँ पे जो दुश्मन होता है, शत्रु पक्ष होता है, वो पूरा कांप उठता है, थर्रा उठता है। कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख किया है? तो बात याद रखिएगा, यहाँ पे कविता में जो बात की जा रही है, किस कविता में? तो तुमुल कोलाहल कलह में। लेकिन ये उषा से क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे बच्चे देखते हैं उषा, तो ध्यान चला जाता है उषा की तरफ, लेकिन यहाँ पे उषा चैप्टर के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि जो है सो तुमुल कोलाहल कलह में जो उषा काल के बारे में बात करते हैं, वो उस उषा काल के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ये तो वही चीज है, उषा काल जो है, तो उषा काल में अंधकार का क्या होता है, नाश होता है, उसकी खूबसूरती बहुत अच्छी जो है सो रहती है। आंसर आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? तो कवित्री का जो बेटा था, उसका बेटा जो है सो मर चुका है, और जब बेटा का डेथ हो चुका है, मृत्यु उसकी हो चुकी है, तो कवित्री अपने आप को असहाय जो है सो और विवश कहती है, क्योंकि उसका खिलौना उसके हाथों से जो है सो खो चुका है। उषा का जादू कैसा है? तो उषा का जादू आप सब पढ़े होंगे कैसा है, कि उषा का जादू जो है ना, जैसे कि उषा जो आता है तो पूरा आसमान जो है सुनीला दिखाई पड़ता था पहले, वो अब काला दिखाई पड़ता है, उसके बाद जो है वो गुलाबी दिखाई लाल दिखाई पड़ता है, और प्राकृतिक जो है सो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रहता है। जन जन का चेहरा एक है से कवि का क्या तात्पर्य है? तो जन जन का चेहरा एक है, कवि इसमें ये कहना चाहते हैं, कवि ये बताना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी जगह हो, चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, चाहे वो कोई भी और जो है सो जगह हो, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, सब एक ही प्रकार की समस्या से जो है सो गुजर रहे हैं। भले ही वो बॉर्डर हो, बॉर्डर की लकीरें हम लोग को अलग कर देती कि हम इंडियन है, वो पाकिस्तानी है, वो नेपाली है, वो अमेरिकन है, लेकिन दुनिया में जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, सबकी समस्या एक ही है, सब एक ही समस्या से जो है सो परेशान है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं जन जन का चेहरा एक है, सभी लोगों का चेहरा एक ही है, सभी जो है सो आज़ादी चाहते हैं, सभी बेरोजगारी से परेशान हैं, सभी भाईचारा लाना चाहते हैं, तो हर जगह पे यही समस्या देखने को मिलती है। हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है? तो कविता अधिनायक में एक हरचरना के बारे में बात की गई है, और वह हरचरना जो एक आम आदमी है, जो फटा हुआ कपड़ा पहने हुआ, फटा हुआ सूथन पहने हुआ, राष्ट्रीय गान जो है सो गा रहा है। अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है? तो यहाँ पे अधिनायक यानी कि अधिनायक चैप्टर, ये अधिनायक चैप्टर में जो कवि अधिनायक बताया है, वो किसको बताया है? सत्ताधारी वर्ग को बताया है कि नहीं, जो सत्ता में है उसको जो है सो अधिनायक कहा है। और उसकी पहचान ये है कि वो जो है मखमल पहनता है, साथ में पगड़ी धारण करता है, उसके सिर पर चवर डुलाया जाता है, वह तोप छुड़वा कर ढोल बजाकर अपनी जय जयकार जैसो करवाता है। लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? तो लोहा आप पढ़े होंगे चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे को। तो प्यारे नन्हे बेटे में जो है सो लेखक अपनी पुत्री को कहते हैं, अपने बेटी को कहते हैं कि बेटा, लोहा जो है वो कर्म का प्रतीक है कि नहीं, और लोहा जहां पे भी मौजूद होता है उसका कोई शोषण नहीं कर सकता है। लोहा जहां जहां पे मौजूद होता है उसका कोई शोषण जो है सो नहीं कर सकता है। तो इसलिए अपनी बेटी को जो है सो वो ज्ञान देते हैं कि तुम्हें भी जो है सो लोहा बनना है, ताकि तुम्हारा भी भविष्य में कोई शोषण ना कर सके, कोई दबा करके जो है सो नहीं रख सके। तो यहाँ पे लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है, आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये 30 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, इसको आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम में पढ़ करके जाइएगा। उम्मीद करते हैं कि इससे आप लोग का क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।